दो छोटी बहू के आने से नर्क ससुराल बना स्वर्ग। सुबह के समय शिप्रा हाथ में कॉलेज का रिजल्ट लेकर खुश होती हुई दौड़ कर आती है। देखिए माँ, पिताजी, भैया, भाभी, मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने पूरी कॉलेज में टॉप किया है। अब मैं नौकरी करने का अपना सपना पूरा करूंगी। बस बहुत हो गया शिप्रा, अब ज्यादा पंख लगा के उड़ मत। जितना तुझे उड़ना था तो उससे ज्यादा उड़ चुकी है। मतलब? मैं समझी नहीं पिताजी। इसमें समझना क्या है, हमारे घर की औरतों को नौकरी करने की परमिशन नहीं है। तूने पढ़ लिया, यही काफी है। अब घर में रह, 4 काम सीख और शादी करके ससुराल जा। लेकिन पिताजी, मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी हूँ और नौकरी करना चाहती हूँ। वहीं खड़ा आकाश और विकास भी अपनी बहन की बातों पर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। शिप्रा रोने लगती है, तभी उसके दोनों भाई सुभाष और अमन आते हैं। क्यों रो रही है तू? क्या हो गया छोटी? हाँ छोटी, क्या बात है, हमें बता। देखो ना भैया, ये मेरा रिजल्ट आया है। मैंने टॉप किया है। मैं जॉब करना चाहती हूँ, पर पिताजी मना कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? हाँ छोटी, नौकरी करने में भला क्या बुराई है? तुझे जरूर करनी चाहिए। सुभाष, अमन, तुम लोगों को पता है ना कि हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं है। तुम लोग भी चुप रहो, वरना अपने पिताजी के गुस्से को तो जानते ही हो। कामनी गंभीर होकर अपने कमरे में चली जाती है। दोनों भाई भी उनके पीछे चले जाते हैं। हॉल में दोनों भाभियां और शिप्रा बचती हैं। देखो शिप्रा, हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी तो चलना पड़ता है ना। जाने दो, हटाओ। शिप्रा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाकर खाना बनाते हुए। आज नंद जी को रोते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस घर में तो हम औरतों का हाल ही यही है। औरतों को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। हाँ दीदी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम भी तो मजबूर हैं। हमारे ससुराल की इस पुराने नियम को शायद ही कोई बदल पाए। दोनों बातें करते हुए खाना बनाने लगती हैं। तभी गाड़ी की आवाज सुनकर मधु और माया खिड़की से बाहर जाते हैं। वो देखती हैं कि उनके घर के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी है और उसमें से एक नकाब पोश लड़की उतरकर उन्हीं के घर की तरफ आ रही है। ये देखकर मधु माया से, देखो माया, वो लड़की फिर आई है। आखिर ये जाती किसके घर है? ये तो पता नहीं दीदी, लेकिन यहीं से आकर गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वापस चली जाती है। कभी हमें घर वाले बाहर निकलकर देखने भी तो नहीं देते कि आखिर ये है कौन। चलो जाने दो, हटाओ। हमें क्या करना है? जल्दी जल्दी खाना बना लेते, वरना घर वाले गुस्सा करेंगे। वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए, कल शर्मा जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी है। कल शाम को सब लोग जल्दी तैयार हो जाना, वहाँ हमें चलना है। ठीक है, हम सब समय से तैयार हो जाएंगे। खाना खाने के बाद सब कमरों में चले जाते हैं। आकाश के कमरे में मधु एक सूट हाथ में लेकर आकाश से, सुनिए जी, कल इतनी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सूट पहन लेती हूँ। इस बार मैं मायके गई थी तो मेरी माँ ने दिया था, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में है। मधु, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम भूल रही हो इस घर में कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें तुम क्रॉस नहीं कर सकती। साड़ी पहनी है, बस बात खत्म। उधर विकास के कमरे में माया विकास से बातें करते हुए, सुनिए जी, आप कहें तो मैं कल पार्टी के लिए पार्लर से मेकअप करा लूं। पार्लर जाना है? इसका मतलब तुझे इस घर से बाहर जाना है। एक पार्टी के लिए पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी औकात मत भूलो। घर की औरतें सिर्फ घर में अच्छी लगती हैं, बाहर नहीं। दोबारा ये सोचना भी मत। माया उदास होकर सो जाती है। अगले दिन सब लोग तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। अंदर पहुंचते ही कमलेश बहुओं को रोकते हुए, अरे बहुओं, तुम दोनों ध्यान से सुन लो। पार्टी के रंग में रंगने की जरूरत नहीं है। ना ही तुम ज्यादा किसी से बात करोगी और ना ही किसी से मतलब रखोगी। बस खाना खाओ और खाना खाकर चुपचाप घर चलो। जी पिताजी, हम समझ गए। दोनों बहुएं एक कोने में खड़ी रहती हैं। तभी कमलेश और बड़े भाइयों के दोस्त वहां आकर उनसे बातें करते हुए, भाई कितना मजा आया था ना कल रात को पत्ते खेलकर, हाँ कमलेश भाई? हाँ भाई, मजा तो बहुत आया था। अरे आज रात को फिर तुम लोग आओ, फिर से पत्ते खेलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बस तुम शराब तैयार रखना, हम मिलकर पत्ते खेलेंगे। देवरानी जेठानी दूर खड़ी होकर ये सुन लेती हैं और आपस में बातें करते हुए, दीदी, हमें हमारे घर के मर्दों को मना करना चाहिए कि इस तरह से पत्ते खेलना अच्छी बात नहीं है। सभी लोग पार्टी में खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। मर्द तुरंत फिर से बाहर जाने लगते हैं। तब मधु, सुनिए तो जी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? आकाश और विकास बिना सुने बाहर चले जाते हैं। कमलेश भी साथ चला जाता है, लेकिन सुभाष और अमन अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। घर की औरतें रात के 3 बजे तक जागकर इंतजार करती हैं। तब नींद से परेशान कामिनी, बहू, मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी तक तुम्हारे पिताजी आए नहीं। हाँ माँ जी, ऐसा कीजिए, आप सो जाइए। जब वे लोग आएंगे तो हम खाना गर्म करके दे देंगी। आप आराम कर लीजिए। पक्का तुम देख लोगी ना? हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, जाइए।
कामिनी सोने चली जाती है। 3:45 कमलेश, आकाश और विकास वापस आते हैं। चलो भाई जल्दी से खाना लगाओ, तुम लोग गरम करके। हाँ, हमें भूख लगी है। दोनों बहुएं किचन में जाकर खाना गर्म करके लगाती हैं। कमलेश डाइनिंग टेबल पर बैठते ही चिल्लाते हुए, सास कहाँ गई तुम्हारी? वो क्यों नहीं दिख रही है? पिताजी, माँ जी को नींद आ रही थी तो वे सो गई। अरे जब तक मैंने खाना नहीं खाया वो कैसे सो गई? बुला के लाओ उसे। मधु जाकर कामिनी को जगा कर लाती है। तब कमलेश, तुम्हें पता नहीं है क्या, घर के मर्द जब तक खाना न खा ले और औरतों को इंतजार करना पड़ता है। कामिनी, यहीं बैठो जब तक मैं खाना नहीं खा लेता। जी वो नींद ज्यादा आ रही थी तो सो गई थी। आप खाना खाइए, मैं बैठ जाती हूँ। कामिनी सामने कुर्सी पर बैठकर खाना सर्व करती है। सब खाना खाते हैं। जैसे वो उठने लगते हैं, बड़ी बहू मधु समझाते हुए, सुनिए, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मधु, तुम्हारे मुंह से जुबान कैसे आ गई है? कर बोलो, क्या बात करनी है? आप लोगों का रात को बाहर पत्ते खेलना, गलत दोस्तों की संगत में रहना अच्छी चीज नहीं है। इस तरह तो घर बर्बाद हो जाते हैं। आकाश ये सुनते ही गुस्से में खींचकर मधु को एक थप्पड़ मार देता है। मधु रोने लगती है। तब आकाश, दोबारा हमें ज्ञान देने की कोशिश मत करना, अपनी हद में रहो। हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है क्या नहीं। औरत होकर मर्द को ज्ञान देती है। अरे तुम लोग भी सुन लो, हमको किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। हमको पता है क्या करना है क्या नहीं। औरतों की बातें मानकर हम अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। कमलेश, विकास और आकाश गुस्से में अपने कमरों में चले जाते हैं। सुबह 10 बजे मधु और माया बहुत उदास होकर रसोई में खाना बना रही थी। तभी सुभाष और अमन चुपके से अंदर आते हैं और उन्हें उदास देखकर चिंता करते हुए, क्या बात है भाभी, आप लोग इतनी उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? नहीं सुभाष, कोई बात नहीं है। भाभी, फिर आप दोनों इतनी उदास क्यों हो? बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? भाभी, हम आपको खुश करने के लिए खबर सुनाते हैं। अब आप लोग जल्दी से मेरी शादी करा दो। देवर जी, आपकी शादी की बात तो चल ही रही है। लड़की देख ही रहे हैं, इसमें नया क्या है? नहीं भाभी, हम दोनों ने अपने लिए लड़की खुद देख रखी है। मधु और माया ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वो सुभाष और अमन को तुरंत ऊपर छत पर कोने में ले जाकर बातें करते हुए, देवर जी, आपको पता है ना हमारे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं। वे कभी आपकी पसंद की लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा घर में बोलना भी मत। नहीं भाभी, हम दोनों तो उन्हीं को पसंद करते हैं और उनके बिना नहीं रह सकते। हमारा कॉलेज टाइम से अफेयर है। देवर जी, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान के लिए भूल जाइए, वरना पिताजी और बड़े भैया पता नहीं आपका और हमारा क्या हाल करेंगे। दोनों भाभियां डरकर नीचे आ जाती हैं। फिर दोनों भाई छत पर ही बात करते हुए, हम इतने सालों के रिलेशन में हैं, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ भैया, अब तो एक ही तरीका है कि कोर्ट मैरिज करके ले आते हैं। जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन सुभाष और अमन कोर्ट मैरिज करके आराधना और अर्पिता को घर ले आते हैं। कामिनी दरवाजा खोलती है और उन्हें देखकर गुस्सा होते हुए, ये क्या किया तुम दोनों ने? हमारी नाक कटा दी, बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। माँ, आप लोग तैयार नहीं होते, इसलिए हमको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। पता नहीं तुम्हारे पिताजी और भैया क्या कहेंगे। तभी कमलेश, आकाश और विकास कमरे से बाहर आते हैं। वो तीनों सुभाष और अमन को इस तरह लड़कियों के साथ शादी करके आया देखकर गुस्से से पागल हो जाते हैं और कमलेश गुस्से में दोनों लड़कों को खींचकर थप्पड़ मारते हुए, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। आज के बाद हमें अपना मुंह मत दिखाना। पिताजी, पहले ही हमारे परिवार की इतनी बेइज्जती हो चुकी है समाज में, वो दर्द तो भूले नहीं है अब तक। भगवान के लिए और बेइज्जती मत कीजिए। अब शादी कर ही ली है तो इन्हें घर में रख लीजिए। सही कह रहे हो। खैर, अब इन लोगों ने गलती कर ही ली है तो जाओ तुम दोनों अंदर। लेकिन याद रखना कि इस घर के कुछ रूल्स हैं और तुम्हें उसी में चलना होगा। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में आराधना गुस्सा होते हुए सुभाष से, ये क्या, तुम्हारे घर वालों का ये सब कैसा सिस्टम है? वो इतने रूढ़िवादी कैसे हो सकते हैं? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था इनके बारे में, तो अब तुम्हें धीरे धीरे एडजस्ट तो करना ही होगा ना। मैं एडजस्ट नहीं करूंगी सुभाष, मैं चीजों को बदल दूंगी। उधर दूसरे कमरे में छोटे भाई अमन और अर्पिता आपस में बातें करते हुए, अमन, तुमने जितना बताया था तुम्हारे घर वाले उससे ज्यादा सख्त हैं। हमारे पिताजी ने हमें इतना दबकर रहना नहीं सिखाया। ठीक है झांसी की रानी, लेकिन अभी कुछ मत करना वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे प्यार के लिए तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। बातें करने के बाद सभी सो जाते हैं। अगले दिन दोनों नई बहुएं तैयार होकर सास कामिनी के पास आती हैं और, माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है तो आप बता दीजिए कि आज खाने में क्या बनाना है। हम दोनों बहनें जाकर बना लेती हैं। ठीक है बहू, तुम ऐसा करो कि मिक्स वेज बना लो और पूरियां जरूर बनाना। वेज पुलाव भी बनाना क्योंकि बेटों को पसंद है, और साथ में हलवा बना लेना। तभी कमलेश वहां आता है और ये सब सुनकर गुस्सा होते हुए,
कामिनी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ औरतों को बोलने की इजाजत नहीं है, ना ही औरतों की पसंद का खाना बनता है। फिर कमलेश बहुओं की तरफ मुड़कर, और आज के बाद तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें कोई भी चीज अपनी सास से नहीं पूछना है, मुझसे पूछना है, क्योंकि मालिक मैं हूँ। ये कैसी सी बात हुई ससुर जी? खाना तो हमेशा औरतों के अनुसार बनता है, इसलिए हमने सासू माँ से पूछा। और ससुर जी, वैसे क्यों नहीं बन सकता औरतों की पसंद का खाना? तभी सुभाष और अमन भी वहां आ जाते हैं, कमलेश उनकी तरफ देखते हुए। तुम दोनों ने क्या अपनी अपनी पत्नियों को बताया नहीं कि हमारे घर के रूल्स क्या हैं? वो दोनों इतने सवाल कैसे कर रही हैं? पिताजी, अपनी पसंद का कुछ बनाना चाहती है तो बनाने दीजिए ना। जाओ, तुम दोनों अपनी पसंद का खाना बना लो। वो दोनों रसोई में चली जाती हैं। रसोई में दोनों जेठानियां मधु और माया, जो कि पहले से तैयारी कर रही होती हैं, उन्हें देखकर, आओ आओ देवरानी जी, हमने तुम्हारी पहली रसोई की सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं, ताकि तुम दोनों को ज्यादा दिक्कत ना हो। सचमुच आप लोग कितनी अच्छी हो। वैसे जेठानी जी, आज खाने में हम मिक्स वेज पूरियां, वेज पुलाव और सूजी का हलवा बना लेते हैं। अरे, ये तो माँ जी की पसंद का खाना है, लेकिन इस घर में तो औरतों की पसंद का खाना नहीं बनता। जेठानी जी, नहीं बनता था, लेकिन आज के बाद जरूर बनेगा। सभी बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और फिर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। फिर जैसे ही नई बहुएं खाना खाने बैठने लगती हैं, कमलेश अपने बेटों को घूर कर देखता है। तब सुभाष अपनी पत्नी से, सुनो ना, तुम अभी मत बैठो, पहले हम खा लेंगे फिर बैठना। मतलब हम समझे नहीं सुभाष। दरअसल इस घर में हमेशा मर्द पहले खाना खाते हैं और औरतें उनके बाद। ये कौन सा नियम है? ऐसा नियम आज के जमाने में भला कौन मानता है? और अगर ये नियम है तो आज के बाद हमेशा के लिए बदल दीजिए। आज हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। आइए माँ जी, भाभी, आप भी आइए। दोनों बहुएं अपनी सास जेठानी और नंद को हाथ पकड़कर टेबल पर बिठा देती हैं और खाना परोस देती हैं। कमलेश, आकाश और विकास उन्हें गुस्सा होकर देखते रह जाते हैं। तब अमन, पिताजी जाने भी दीजिए ना, अगर उन्हें ज्यादा कुछ कहेंगे तो ये हल्ला ना मचा दें कहीं। उन्होंने ऐसा किया तो हमारी बेइज्जती होगी, और फिर क्या फर्क पड़ता है औरतें अभी खाना खाएं या बाद में। चलिए हम लोग भी खाना खाते हैं। सभी मर्दों के जाने के बाद शिप्रा सभी औरतों से, अरे वाह भाभी, आप दोनों ने तो इस घर का सिस्टम बदलना शुरू कर दिया। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। दोपहर का खाना खाकर मर्द चले जाते हैं और औरतें अपने अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और आराधना और अर्पिता अपने ससुराल वालों के साथ कई बातों को अवॉइड करके रहने लगती हैं। एक दिन शाम को आराधना अर्पिता के कमरे में आकर, चलो ना अर्पिता, रील बनाएंगे ऊपर छत पर। वैसे भी हमारी शादी के बाद से मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ दीदी, चलो चलते हैं। दोनों बहनें छत पर जाकर रील बनाने लगती हैं। तभी नंद शिप्रा वहां आती है और उन्हें रील बनाता देखकर, भाभी मुझे भी रील बनाना है, मेरी भी बना दो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ शिप्रा। वो साथ में रील बनाती हैं। तभी शिप्रा घड़ी देखकर डरते हुए, भाभी मैं जा रही हूँ नीचे, शाम हो गई है, पिताजी के आने का समय हो गया है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। आप लोग भी चलो। हाँ तुम जाओ, हम आते हैं। शिप्रा चली जाती है। दोनों बहुएं आपस में बात करते हुए, आखिर ऐसा क्या राज है इस घर के मर्द औरतों को इतना क्यों दबा कर रखते हैं? वो औरत को इंसान नहीं समझते क्या? जो भी हो दीदी, हम तो इतना नहीं दब सकते। चलो हम दोनों अपनी रील बनाते हैं। वो फिर से रील बनाने लगती हैं। तभी दोनों छत के किनारे खड़ी होकर देखती हैं कि नीचे सड़क पर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है और एक नकाबपोश लड़की नीचे उतरकर उनके ही घर की तरफ आ रही थी। ये देखकर आराधना, अर्पिता देखो, वो लड़की वो नकाब पहनकर हमारे घर की तरफ क्यों आ रही है? कहीं चोर तो नहीं है? हाँ दीदी, हो सकती है, चलो चलकर देखते हैं। वो दौड़कर नीचे आती है और बाहर निकलकर चिल्लाते हुए, माँ जी, चोर चोर, बाहर कोई चोर है। कामिनी, मधु, माया और शिप्रा दौड़कर बाहर आती हैं। कहाँ है चोर बहू? माँ जी, अभी तो यहीं पर गाड़ी खड़ी थी और वो हमारे घर की तरफ ही आ रही थी। कहीं कुछ चोरी तो नहीं किया उसने? नहीं, हम कई बार उसको देखते हैं, पता नहीं कौन है और क्यों आती है, लेकिन उसने कभी कोई चोरी नहीं की। तुम चिंता मत करो। वो सभी बाहर खड़ी होकर बात ही कर रही थी कि तभी कमलेश अपनी सभी बेटों के साथ ऑफिस से आ जाता है और औरतों को बाहर खड़ा देखकर गुस्सा होते हुए, तुम औरतें यहाँ बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर। सब लोग अंदर आ जाते हैं। कमलेश हॉल में चिल्लाते हुए, ये कौन सा तरीका है? तुम लोग बाहर खड़ी थी, औरतों को कब बाहर निकलने की परमिशन हो गई? हाँ, तुम्हें मना किया है ना? ये क्या बात हो गई ससुर जी? हम तो वो लड़की को देखकर। चुप रहो तुम। सुभाष, इसे समझा लो, आज के बाद बाहर मत निकले और पिताजी की बात न काटे। ये कौन सी बात हुई? हम कोई कैदी नहीं है, आपने तो हमें कैद कर दिया है। सुना तुम लोगों ने? पिताजी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। कैसी बातें करते हो सुभाष? तुम्हें पता है हम इतने कैद में नहीं रह सकते हैं, और हमसे ऐसी उम्मीद करना भी मत। वैसे भी जब से हम शादी करके आए हैं तुम हमें लेकर ही कहाँ गए हो? अच्छा बाबा, मैं जानता हूँ कि जब से तुम लोग शादी करके आई हो बाहर नहीं निकली।
आज हम बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और रात का खाना बाहर खाते हैं। हाँ पिताजी, आज चलिए हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे, सबका मन बदल जाएगा। ठीक है, बाहर खाना खाने चलेंगे, लेकिन अपनी औरतों को समझा देना कि बाहर किसी से कोई बात नहीं करनी है। जी पिताजी। थोड़ी देर बाद सभी तैयार होकर बाहर आते हैं। कमलेश देखता है कि उसकी दोनों नई बहुओं ने मॉडर्न ड्रेस पहन रखी है। ये देखकर कमलेश गुस्सा होते हुए, ये तुम दोनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारी घर की बहुएं सिंपल साड़ी पहनती हैं? आज के जमाने में आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? हम तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और ऐसे ही पहनेंगी। अरे जाने दीजिए पिताजी, आजकल तो सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और फिर आखिर इसमें बुराई ही क्या है? वैसे भी समय के साथ चलना चाहिए। पिताजी मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों को भी मॉडर्न कपड़े पहनना चाहिए, कम से कम कोई हमें गवार तो नहीं समझेगा। अच्छा हम लोग ना सही तो दोनों भाभियां तो मॉडर्न कपड़े पहन सकती हैं ना? तुम दोनों इन्हें ले जाओ अपने साथ, अपने जैसे कपड़े ही पहना कर ले आओ। मौका पाकर दोनों बहुएं अपनी जेठानियों को ले जाकर मॉडर्न कपड़े पहना कर ले आती हैं और ससुर जी बस मुंह देखते रह जाते हैं। फिर सभी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां खाना खाते समय अर्पिता की नजर दरवाजे पर पड़ती है, जहां वही नकाबपोश लड़की इन्हें छुप कर देख रही थी। तब उसका चेहरा भी खुला था। अर्पिता उसका चेहरा देख लेती है और फिर अर्पिता को अपनी तरफ देखते हुए देखकर वो लड़की उसी ब्लैक कार में बैठकर चली जाती है। दीदी देखो, वो गाड़ी तो वही थी और ये लड़की हमें चुप कर देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई राज हो? ये तो नहीं पता अर्पिता, हम किससे पूछें? जाने तो छोड़ो। वो खाना खाकर सब घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही कमलेश अपने बेटों आकाश और विकास के साथ बाहर जाने लगता है। तब कामिनी, देखिए मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये पत्ते खेलना, ऐसे दोस्तों के साथ होना हमें सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। कमलेश कामिनी की बात सुनकर उसे मारने के लिए थप्पड़ उठाता है। तभी आराधना आगे बढ़कर उसका हाथ हवा में ही रोकते हुए, होश में आइए पिताजी, ये क्या आप अपनी पत्नी पर थप्पड़ मार रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? तू होश में रह बहू, तूने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? पिताजी हमारे रहते इस घर में ये अनर्थ नहीं हो सकता। सुभाष इसे समझा दे, ये मुझसे दोबारा सवाल न करे वरना अच्छा नहीं होगा। चलो बेटो। कमलेश, आकाश और विकास गुस्से में चले जाते हैं। आराधना अपनी सास कामिनी पर बरस पड़ती है। माँ ये क्या है? पिताजी और दोनों भाई अपनी मनमानी करते हैं और आप कभी कुछ कहती भी नहीं। आखिर आप लोग उन्हें रोकती क्यों नहीं? बहू तुम नहीं जानती, मेरे चुप रहने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है माँ, बताइए ना हमें। नहीं बता सकती और इस बात को यही खत्म कर दो। कामिनी रोते हुए कमरे में अपने चली जाती है। सुभाष और अमन अपनी बीवियों से, जाओ आराधना, तुम चारों माँ के कमरे में जाओ और उन्हें समझाओ। औरत ही औरत के दर्द को समझ सकती है। हाँ भाभी, माँ आपको जरूर समझेंगी और शायद वो आपसे अपने दुख भी बांट लें। चारों बहुएं कामिनी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि कामिनी एक फोटो को सीने से लगाकर रो रही थी। बहुओं को देखकर वो चौंकते हुए तुरंत बिस्तर के नीचे फोटो छुपा देती है। माँ जी आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? वो सब छोड़ो बहू, कुछ नहीं हुआ, तुम लोग क्यों आई हो? माँ जी आप अभी इस बिस्तर के नीचे क्या रख रही थी, हमें दिखाइए। कुछ नहीं है बहू, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। माँ जी ने जो फोटो बिस्तर के नीचे छुपाई है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो तो उसी नकाबपोश लड़की से मिलता है। आखिर कौन है ये लड़की? माँ जी मत रोइए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए। आराधना, अर्पिता तुम लोग जाओ अपने कमरे में, अब सो जाओ। आराधना और अर्पिता कमरे में चली जाती हैं। रात के 2 बजे का समय है। आराधना पानी पीने किचन में आती है। वो देखती है कि रसोई में कामिनी, मधु और माया मिलकर इतनी से रात को पकौड़े तल रही हैं। जेठानी जी, माँ जी, ये क्या? खाना तो बन चुका था और आप लोग इतने समय रसोई में क्या कर रही हैं? हाँ बहू, वो तुम्हारे ससुर और दोनों बड़े बेटे अभी अभी आए हैं ना, तो उनको गर्मा गर्म पकौड़े चाहिए थे, इसीलिए हम वही बना रहे थे। लेकिन आप लोग इतनी रात को परेशान हो रही है, सुबह खिला देती। बहू तुम परेशान मत, तुम जाकर सो जाओ। कामिनी पकौड़े लेकर बाहर चली जाती है। तब आराधना अपनी जेठानियों से, जेठानी जी ये सब क्या हो रहा है? रात को आप लोग इस तरह उठकर पकौड़े तल रही हैं। आराधना तुम दोनों बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे साथ तो यही सब हर दिन का नाटक है। वो लोग रोज बाहर से पत्ते खेल कर आते हैं और उसी समय हमें खाना बनाकर खिलाना पड़ता है। वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन आज आप लोग ये गर्मा गर्म खाना बनाकर अपने पतियों को नहीं देंगी। यही खाना लेकर मेरे साथ चलिए। मधु और माया आराधना की बात सुनकर रात का रखा हुआ खाना ही लेकर अपने पतियों के सामने जाती हैं और परोस देती हैं। ये देखकर आकाश, ये क्या है? ताजे पकौड़े और खाना क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता नहीं है कि हम तुरंत का बड़ा खाना खाते हैं? आपके हिस्से का खाना तो पहले ही रात को बन चुका है, आप सबको यही खाना होगा। वैसे माँ जी आपको पता है, थोड़ी देर पहले निर्भया की पुलिस टीम हमारे घर के बाहर घूम रही थी। क्या आपने भी उनकी जीप का सायरन सुना?
सुना है एक कॉल पर वो लोग तुरंत ही घरेलू हिंसा का निवारण करने पहुंच जाते हैं। कमलेश आराधना की बात सुनकर अपने बेटों के साथ चुपचाप खाना खा लेता है। अगली सुबह सभी बहुएं मिलकर घर की सफाई कर रही थी। तभी आराधना और अर्पिता को अलमारी के नीचे से एक पुराना एल्बम मिलता है। वो उसे लेकर हॉल में आकर सभी से, देखिए माँ जी, जेठानी जी, सफाई करते हुए ये पुराना एल्बम मिला है, देखिए ना इसमें किसकी किसकी फोटो है। सब लोग खुश होकर फोटो देखने लगते हैं। तभी एक फैमिली फोटो में एक लड़की को देखकर अर्पिता चौंकते हुए, अरे ये कौन है? ये फैमिली फोटो में ये लड़की, इसको तो हमने घर में कभी देखा नहीं है। माँ जी ये कौन है? अरे फेंक दो ये एल्बम उठाकर, और आज के बाद ये सवाल दोबारा मत करना, समझ में आया? कमलेश गुस्से में बाहर चला जाता है। आकाश और विकास भी उसके पीछे चले जाते हैं। हॉल में सिर्फ औरतें बचती हैं। माँ जी, पिताजी, उस लड़की की फोटो देखकर इतने गुस्से में क्यों चले गए? बहू इस बारे में कोई बात ना ही करे तो अच्छा है। कामिनी रोते हुई अपने कमरे में चली जाती है। तब मधु, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें भी चाहिए, लेकिन इस घर में औरतों को सवाल करने की परमिशन नहीं है। तुम लोग भी इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। मधु माया अपने कमरे में चली जाती है। तब आराधना अर्पिता से, कौन है वो फैमिली फोटो वाली लड़की? आखिर इतनी नफरत क्यों है उस लड़की से इन लोगों को? दीदी ये तो सिर्फ माँ जी ही बता सकती हैं, हमें उनके पास चलकर सच्चाई पूछनी चाहिए। दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि कामिनी एक फोटो को गले से लगाकर फिर से रो रही थी। माँ जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, हमें प्लीज सच्चाई बताइए कि आखिर पिताजी इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? कौन है वो फोटो वाली लड़की और आप किसकी फोटो को गले लगाकर रो रही हैं? क्या ये दोनों लड़कियां एक ही हैं? हाँ माँ जी, प्लीज हमें बताइए, हम भी तो इसी घर का हिस्सा हैं। ठीक है बहू, आज मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इस लड़की का नाम रश्मि है, ये हमारी बड़ी बेटी है। इसे बचपन से ही टेनिस खेलने का बहुत शौक था, यही तो बस हमारे साथ रहती थी। बाकी तुम दोनों के पति और शिप्रा को बचपन से ही अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया गया था। रश्मि हाथ में एक मेडल लेकर खुश होती हुई कामिनी के पास आती है। माँ, मुझे टेनिस खिलाड़ी बनना है और देखो ना, आज मैंने टेनिस में ये मेडल जीता है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पिताजी, मुझे टेनिस खेलने के लिए बाहर जाना है, मैं नेशनल में सिलेक्ट हुई हूँ। नहीं बेटा, ये सब यहीं तक ठीक है, लेकिन इतनी दूर हम तुम्हें बाहर नहीं भेज सकते। हमारे परिवार में लड़कियों को बाहर जाने की परंपरा नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे जाना है, ये मेरा सपना है। बेटा जिद मत करो, हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, लेकिन बाहर नहीं भेज सकते। और दूसरी बात, तुम्हारे रिश्ते की भी तो बात हो रही है ना। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया मुझसे बिना पूछे? लेकिन पिताजी, एक बार मेरी पसंद तो पूछना था। मैं कॉलेज के एक लड़के को पसंद करती हूँ। हमने तुम्हें पढ़ाई की आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से शादी करोगी। तुम्हारी शादी हमारी ही पसंद से होगी, और अब तुम इस टेनिस को भी भूल जाओ। रश्मि रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह कामिनी उसके कमरे में जाती है तो वो वहां नहीं मिलती। वो घबराकर बाहर आती है और, अजी सुनते हो, बेटी कमरे में नहीं है, कहाँ चली गई वो सुबह सुबह? वो लोग उसे बहुत ढूंढते हैं, यहाँ वहां फोन करते हैं, पर कहीं पता नहीं चलता। कमलेश गुस्से में चिल्लाते हुए, वो कल उस लड़के से शादी करने की बात बोल रही थी ना, लगता है वो उसी लड़के के साथ हमारी इज्जत को रौंद कर चली गई। आज से वो हमारे लिए मर गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम रश्मि अकेले वापस आती है और अपने पिता से, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं। तुम मर गई हमारे लिए, मुझे अपनी सूरत मत दिखा, तुरंत निकल जा यहाँ से। लेकिन पिताजी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। कमलेश और उसके दोनों बेटे रश्मि को धक्का देकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अगले दिन जब तीनों ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलते हैं तब पड़ोसी ताना मारते हुए, अरे भाई देखो तो सही, बड़ी इज्जतदार लोग बनते हैं ये, लेकिन इनकी बेटी तो किसी लड़के के साथ भाग गई। अरे मुंह काला कर लिया उसने अपना। कमलेश और उसके दोनों बेटे शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं और हर तरफ लोग उन्हें आते जाते ताने मारने लगते हैं। एक दिन कमलेश और उसके दोनों बेटे एक पार्टी में जाते हैं। वहां कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते हुए, अरे भाई देखो तो, ये बड़े इज्जतदार बनते हैं, इनकी बेटी ने तो मुंह काला कर लिया। वो लोग गुस्से में पार्टी से वापस आ जाते हैं। कमलेश घर आकर चिल्लाते हुए, आज के बाद इस घर की औरतों को कभी कोई आजादी नहीं होगी। हमने आजादी दी, इसलिए वो हमारे मुंह पर कालिख मल कर चली गई। बस तब से इस घर की औरतें बुरी तरह से कैद कर दी गई है। सबने रश्मि को मरा हुआ मान लिया, और अब जब तीनों भाई बहन बाहर से पढ़कर आए तो उन्हें भी उनके पिताजी ने यही बताया कि उनकी बड़ी बहन मर चुकी है। पर मैं तो माँ हूँ, मेरा तो दिल धड़कता है उसके लिए आज भी। तभी अचानक खिड़की के बाहर से किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। आराधना तुरंत खिड़की खोलकर देखती है तो उसे वही नकाबपोश उस काली गाड़ी में बैठकर वहां से जाती हुई दिखाई देती है। आखिर ये लड़की कौन है
और बार बार हमारे घर के आसपास क्यों नजर आती है? ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रात कमलेश, आकाश और विकास बहुत परेशान हालत में घर आते हैं और सभी से, कामिनी, हमें यह घर खाली करना पड़ेगा। ये घर अब नीलाम हो चुका है। ये क्या बोल रहे हैं पिताजी आप? घर कैसे नीलाम हो सकता है? ये घर तो हमारा है। तभी दरवाजे से 2 बाहरी आदमी घर के अंदर आते हैं। क्योंकि आपके पिता और भाई जुए के खेल में ये पूरा घर और जायदाद हार चुके हैं। अब यह घर हमारा हो चुका है, खाली कीजिए। मैं हमेशा मना करती थी कि जुआ मत खेलो, ये बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। आज आपकी वजह से हम सड़क पर आ गए हैं। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें तो पता है ना कि इस घर में क्या हुआ था, और उसी गम में तो हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। आप लोगों ने एक बर्बादी का जवाब दूसरी बर्बादी से दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो लोग रोते हुए खाली हाथ घर से बाहर निकल जाते हैं। रात का समय है। वो चलते चलते एक बस स्टॉप के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है जिसमें एक लड़की की फोटो छपी है। उसे देखकर कमलेश गुस्सा होते हुए, चलो यहाँ से, ना मुझे इसकी सूरत देखनी है, ना मुझे इससे कोई मतलब है। वो वहां से चलने लगते हैं। कमलेश ठंड में कांपते हुए एक दोस्त को फोन लगाता है। हाँ भाई, मेरा घर नीलाम हो गया है। क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर रुक सकते हैं? अरे भाई देखो यार, मेरे घर में तो मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं इतने बड़े परिवार को नहीं रख सकता हूँ, मुझे माफ करो। दोस्त फोन काट देता है। कामिनी कमलेश की तरफ देखकर गुस्सा होते हुए, देखा, मैंने आपको पहले ही समझाया था ना कि ये जुए के दोस्त काम नहीं आते, लेकिन आप नहीं माने। अब हम कहाँ जाएंगे? पिताजी भैया, अब हम सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पिताजी, यही सामने जो दशहरा मैदान है ना, चलिए वहां चलते हैं, वहीं पर रात गुजारेंगे। वो सब दशहरा मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी कुछ खाना और बिस्तर लेकर बाहर आता है और उन्हें देते हुए, आप लोग ये खाना खा लीजिए और ये बिस्तर लगाकर सो जाइए। कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मेरी मालकिन ने कहा है, इसलिए। तभी आराधना और अर्पिता सामने काली गाड़ी में बैठी उस नकाबपोश लड़की को देखकर समझ जाती हैं कि यह मदद उसी ने भेजी है। वो दौड़कर उस लड़की के पास जाती हैं, कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालते हुए, कौन है आप और हमारी मदद क्यों कर रही हैं? क्या रिश्ता है आपका इस परिवार से? तब तक घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। नकाबपोश लड़की अपने चेहरे से नकाब हटाती है। सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। तब रश्मि सभी लोगों से, मैं इस घर की बेटी रश्मि हूँ। मैं अपने परिवार वालों से प्यार करती हूँ, इसीलिए अक्सर आप लोगों के घर के बाहर आकर छुप छुप कर आपको देखती थी, और मैं आप सबको इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए आपकी मदद करने चली आई। चली जा यहाँ से। तूने हमारे मुंह पर कालिख मल दी थी, अब किस मुंह से आई है? पिताजी रुकिए, आप एक बार सच जानने की कोशिश तो कीजिए कि क्या सचमुच ये भाग कर गई थी। आप तो बस इन पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं पिताजी, मैं किसी के साथ भाग कर नहीं गई थी। मैंने अपने प्यार को हमेशा के लिए छोड़ दिया ताकि आपके मुंह पर कालिक ना हो। मैं तो बस टेनिस खेलने गई थी, लेकिन जब वापस आई तो आपने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इसी शहर में रहती हूँ, अकेली। हाँ, लेकिन मैंने अपना सपना पूरा किया है। आज मैं एक बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी हूँ। बेटा, तूने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और हम तुझे इतना गलत समझते रहे, हमें माफ कर दे। कमलेश, आकाश और विकास शर्म से पानी पानी होते हुए, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा बाप हूँ। मैंने तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। देखा पिताजी, औरतों को आजादी देना कोई बुरी बात नहीं है, और आपको तो आपकी बेटी पर गर्व होना चाहिए। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। आज से सारे नियम बदल जाएंगे और बहुओं को पूरी आजादी मिलेगी। शिप्रा बेटा, अब तुम भी जॉब कर सकती हो। तुम में से जिसको जो करना है वो कर सकती है। आज से पूरा सिस्टम बदल गया। रश्मि सबको अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने बड़े से आलीशान घर में ले जाती है। चारों बहुएं और रश्मि खुश होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और पूरे घर में खुशियां छा जाती हैं।